आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ साहित्य, कला और शिक्षा के प्रति ही समर्पित नहीं किया, बल्कि देश और राष्ट्र के प्रति भी अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान प्रमांशु कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि दोनों विपरीत धाराओं में आप बहते हैं। किनारा तो कहीं नज़र नहीं, एक किनारा इधर, एक किनारा इधर। तो सर, सबसे पहले तो आपकी कुछ पंक्तियों के साथ हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाना चाहते हैं, क्योंकि साहित्य और कला और काव्य में आपकी अधिक रुचि है। लोगों को मेरा नमस्कार। बड़ी सहज 4 पंक्तियाँ हैं। ये हर इंसान का अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, कौन किस पृष्ठभूमि का है, किसके जहन में क्या चीज़ें चलती हैं, किसकी सोसाइटी के लिए कैसी मंशा है, किसके अपने बारे में कैसे ख्यालात हैं, इससे रूबरू कराती परिचय है 4 लाइनों की मेरे बारे में। मैं कौन है मेरी बिसात क्या, मैं कौन है मेरी बिसात क्या, औकात के मगर रफ्तार रखता हूँ। होंगे जहाँ में बड़े सुरमा खलीफा, सबके आगे मैं बौना ही सही, इरादे मगर बुलंद रखता हूँ। संयम, विश्वास, धैर्य में रहकर आगे अपने हर कदम रखता हूँ। जहाँ टिका दिए पाँव मेरे, वही मैं अपने घर रखता हूँ। क्या बात। बेफिक्र जी रहे सब अपनी अपनी दुनिया में, जमाने के दिले हाल की मैं खबर रखता हूँ। पाँव के नीचे है ज़मीं तो क्या, हाथों में मगर आसमां रखता हूँ। दौलत के तराजू में तौलने वालों, दौलत के तराजू में तौलने वालों, मैं खरीदारों का शहर रखता हूँ। दिल तोड़ पराया करने का, दिल तोड़ पराया करने का एक रस्म हो चला ज़माने में, दिल तोड़ पराया करने का एक रस्म हो चला ज़माने में। हो दुश्मन, बागी या कोई नाराज मुझसे, दिल में सबके बसने का हुनर रखता हूँ। क्या बात है। ख्वाब जो पल रहे रोज़ धीरे धीरे, जिंदा रखने की कुव्वत रखता हूँ। मर जाएंगे, चले जाएंगे जिंदगी से दूर, बहुत दूर, आँखों से चेहरे पे उमड़ जाएंगे आंसू, इतना तो थोड़ा असर रखता हूँ। वाह, इतना तो थोड़ा असर रखता हूँ। असर तो पूरा पूरा है साहब। बात करें हम असर की, तो आपका असर तो पूरा पूरा रहेगा, क्योंकि आप एक प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहने के साथ साथ साहित्य और कला काव्य में भी अपनी रुचि रखते हैं। ये सफ़र कैसे और यहाँ तक जो पहुँचा इस मुकाम तक, इसका श्रेय कैसे देना चाहेंगे और कैसे शुरुआत की आपने, क्योंकि बहुत टफ है आपका लाइफ जो है। ये जीवन में अपने आप को परिस्थितियों के मुताबिक ढालना जी, ये आपका अपना कौशल होता है। आपकी कुछ सृजन की चीज़ें होती हैं, कुछ सृजन शक्ति होती है, जो चीज़ें आप में कुदरती होती हैं। या तो आप उस अपने शौक़ को एक्सप्लोर कर लें, या तो उसको पूर्ण विराम लगाते हैं। जीवन एक ही बार मिला हुआ है, इस जीवन में मुझको अपनी कर्म सेवा भी करनी है, सोसाइटी के लिए जो काम है, समाज के लिए जो काम है, मुझे वो भी करना है। और मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी का कोई नुकसान होता हो, किसी का कोई अहित होता हो। मेरे किसी काम से यदि मेरे ऊपर दुआओं की बारिश होती है, मैं उस काम को करना चाहूँगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहूँगा कि पीठ पीछे मेरे लिए कोई बद्दुआ दे, किसी की आह लगे। मैं ऐसी किसी कृत्य में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर। यदि आप भी अपने भावना को सकारात्मक दिशा की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको अपने भाव इसी प्रकार रखने होंगे। सर, एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि बहुत सारी व्यस्तता है, 24 घंटे का वर्क है, उसमें परिवार भी है, आपका समाज भी है, लेखन भी है, राष्ट्र का चिंतन भी है, कैसे संभव कर पाते हैं इसे? ये आपको वरीयता डिसाइड करनी होती है। कई बार क्या है ना कि आपके जहन में बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। कई बार आपको चल रहा है कि सोसाइटी में ये चीज़ें गलत हैं, कई बार लग रहा है कि इंसान का इंसान के साथ जो है भेदभावपूर्ण रवैया वो ठीक नहीं है। कई बार लगता है कि कई सारे लोग हैं जो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिनके पास जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो चीज़ें उनके पास है नहीं।
तो इस सूरत में जहन में जो भाव निकल कर आते हैं कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उनको क्या दे सकता हूँ, मेरी कितनी लिमिटेशन है, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, तो मैं कैसे किस तौर पे सहायता कर सकता हूँ। यदि किसी सोसाइटी में किसी को मैं मोटिवेट करने के लिए अपने 4 शब्दों के माध्यम से कविता प्रेषित कर सकता हूँ तो मुझसे उस चीज़ को करता हूँ। हाँ, ये बात रही कि जीवन में तारतम्यता कैसे बनाई जाए, समन्वय कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। पुलिस में होता क्या है कि आप 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं। आपको 24 घंटे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए, तो आपको बिना समय जाए किए हुए आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। इन चीज़ों के बावजूद भी आपको उसी 24 घंटे में समय ढूंढ कर निकालना है। ये 24 घंटे से अलग कोई समय नहीं है। रही कविताओं की बात, तो कविताएं मैं एक प्रवाह में, एक फ्लो में लिख जाता हूँ। यदि मेरे जहन में कोई इंसिडेंट आ गई, कहीं पे कोई वैसा इंसिडेंट हो गया, कहीं पे किसी का अपराधी का इनकाउंटर हो जाना, कहीं पे नई जनरेशन के लोगों का क्राइम में इन्वॉल्व हो जाना, कई बार हमारे अंदर नियति में बदलाव, हमारी नीयत में बदलाव, उसको लेकर के कई बार हम किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी की कोई लाचारी होती है, कोई व्यवस्था होती है, कई फर्स्ट टाइमर होते हैं, कई लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। किसी की मंशा होती है कि मुझको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का अर्जन करना है, टू गेट ईजी एंड क्विक मनी, दे स्टार्ट इंडल्ज देमसेल्फ इन क्राइम्स। जी, तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद भी आपका पेशा क्या है, आप पुलिस वाले हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप किसी भी काम को यदि मन से करेंगे, पूरी शिद्दत से करेंगे, तो टाइम टेकिंग होता है। जी, यानी कि शिद्दत के साथ जी काम को किया जाना चाहिए। जी। एक इसी के साथ साथ एक सवाल निकल करके आता है कि आपका समाज में और समाज के लोगों के साथ आपका सीधा सीधा वही एक वास्ता रहता है, लेकिन जो परिवेश आज के समय में देखा जा रहा है कि समाज टूटता जा रहा है और परिवार बिखरता जा रहा है, इस पर आपका क्या मानना है? क्योंकि आप ऐसे विभाग में भी हैं और साथ साथ एक साहित्यिक व्यक्ति हैं। असल में जब आप हिंदुस्तान के परिदृश्य को देखेंगे तो हिंदुस्तान में पुरुषवादी सोच हुआ करती थी। आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले पुरुष प्रधान सोसाइटी हुआ करती थी। औरतें घर में चूल्हे चौकी तक सीमित हुआ करती थी। उनको ज्ञान से बहुत समय तक वो वंचित रहीं, वो बहुत समय तक अपने अधिकारों से वंचित रहीं। आप ये देख कर चलें कि हिंदुस्तान में पुराने समय में मर्दों की हमेशा मनमानी रही है। हमने उनको हमेशा कहीं ना कहीं घूंघट में रखा, उन पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई, चाहे वो किसी तरह का उनके लिए कोई आर्टिस्टिक शौक़ हो, किसी को सिंगिंग का शौक़ हो, किसी को डांस का शौक़ हो, हमने उन पे पाबंदियाँ इन्वॉल्व करी। हमने हिंदुस्तान में भी एक लंबे समय तक बेटों को प्राथमिकता दी है। कई बार आप देखेंगे गर्भपात कराया जाता था, तो कहीं ना कहीं बेटियों को परख करके बाद में एबॉर्शन करा दिया जाता था। तो हमारी सोसाइटी शुरू से ऐसी रही। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय का बदलाव हुआ है तो बेटियों के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है। अब बेटी किसी भी परिवार के लिए बोझ नहीं होती, उनके लिए लक्ष्मी अनुरूप होती है। तो इसलिए बेटियों के प्रति पूरे परिवार का प्यार अब बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल ही अपने पूर्ण पराकाष्ठा पे है। आज के समय में क्या होता है कि आप बेटियों की शादी भी करते हैं तो उसके बाद आप उनसे रिश्ते हर दिन जोड़ कर रखते हैं। सुबह से शाम तक उनकी निजी लाइफ में, उनके व्यक्तिगत लाइफ में उसकी जानकारी आपको मिलती रहती है। उनकी छोटी से छोटी परेशानी भी कई बार आपकी इतनी अटैचमेंट बढ़ जाती है कि आपको बहुत बड़ी जान पड़ती है। जी। तो ऐसे समय में जो फेज ऑफ ट्रांजिशन है कि किसी लड़की का शादी होकर के उस फैमिली में जाके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, उस फैमिली की जो इन-लॉज हैं, सास हैं, ससुर हैं, उनके बीच माँ पिता ऐसा समन्वय बनाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। स्वाभाविक है कि लड़की की अटैचमेंट अपने मदर फादर से, अपनी फैमिली से ज़्यादा होती है। कुछ होती हैं लड़कियां जो अपने आप को उस माहौल में ढाल लेती हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है? दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि आज की डेट में हर किसी को अपने प्राइवेसी में कोई इंटरवेंशन नहीं चाहता है। आज की डेट में कोई सी भी लड़की हो, शादी होने के बाद चाहती है कि उसकी निजी ज़िंदगी में कोई दूसरे परिवार के लोग इन्वॉल्व नहीं हों।
ज़िंदगी जीने का उनका अपना सलीका है, जिस आज़ादी से वो जीना चाहते हैं उस आज़ादी से वो जी पाएँ। लेकिन यदि जॉइंट फैमिली होगी, वो साथ में होंगे, तो कई बार वो अपनी मनमर्जी की लाइफ नहीं जी पाती। तो एक ये भी वजह है। तीसरी वजह क्या है कि आजकल लड़के लड़कियां दोनों वर्किंग होते हैं, तो इस वजह से कैसे निजी जीवन में काम की आकलन करके कैसे उसको मैनेज किया जाए, इसमें दिक्कतें आती हैं। चौथी बड़ी समस्या क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली होने के बाद में किसी की प्रायोरिटी बस अपने मियाँ बीवी बच्चों तक सीमित रह जाती है, तो उससे बाहर वो निकल नहीं पाते। माँ बाप गांव में बहुत दूर बैठे हैं, उनकी भी सुख लेने के लिए फुर्सत नहीं निकल पाती। इंसान इगोइस्ट हो गया है, इंसान सेल्फ सेंट्रिक हो गया है। उसे बस ये फिक्र है कि मैं किसी तरीके से एक बढ़िया घर बनाऊं, अच्छी गाड़ी लूं, और परिवार में दूसरे तीसरे लोग कहाँ हैं, किस पोजीशन पे हैं, इनसे उनका ज़्यादा वास्ता नहीं होता। हाँ, जिस दिन हमारी प्राथमिकता चेंज होगी, जिस दिन हम परिवार के हर शख्स को अहमियत देंगे, माँ को, पिता को, भाइयों को, जिन्होंने आपके लिए पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस किया हुआ है, जिन्होंने आपके लिए अपने सारे शौक़ त्यागे हुए हैं, जिन्होंने आपके लिए हर तरह के त्याग किए पूरे समर्पण के भाव के साथ में, जिस दिन आप उनको वरीयता देंगे, एक आप सामंजस्य बिठाकर चलेंगे कि मैं पत्नी के प्रति इस दायित्व को निभाऊंगा। बहन है, मेरे लिए छोटी बहन है, बिटिया जैसी है, मैं उसके लिए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझको इस पोजीशन पे लाकर पहुंचाया है, जिन्होंने मुझको जीवन में इतनी खुशियां दी हैं, उनके लिए मैं सर्वस्व निछावर करने को तैयार हूं। जिस दिन आपके अंदर समर्पण के भाव होंगे, जिस दिन आपके अंदर त्याग के भाव होंगे, जिस दिन आप फैमिली के बीच बैलेंस बनाना सीख जाएंगे, निश्चित तौर पे परिवार टूटने से, बिखरने से बचेगा। और बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी चचेरे भाई हों, ममेरे भाई हों, फुफेरे भाई हों, ताल्लुकात भाइयों से भी ऊपर, सामाजिक तौर पे धर्म से भी ऊपर, हर मज़हब के लोग अपने व्यक्तिगत स्वभाव के दम पर आप ऐसा बना कर रखें कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएं, आपको कहीं पे भी 2 जून की रोटी, एक शाम का खाना मिलने में कोई दिक्कत नहीं आए। इतना प्यार मोहब्बत आपका हमेशा ही बना रहे। बहुत ही सुंदर। परिवार बिखरने की बात हुई, समाज टूटने की बात करेंगे। यदि एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों की परिभाषा और दोनों जिस परिवेश में हमारे भारतीय संस्कृति में ये होता था कि जो हमारे परिवार में एक रिश्तों की अहमियत होती थी, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, वो सारे रिश्ते धीरे धीरे धूमिल होते जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब से जुड़े हुए सामाजिक सरोकार से आप हैं जी, इसकी तो इसलिए ये सवाल बनता है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि आज के परिवेश में हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। ज़्यादातर गाँवों का शहरीकरण हो गया, परिवार के लोग झागने तक नहीं आते। तो ऐसी परिस्थितियाँ बनने से बेहतर है कि हम मैं वाली जो मनसा है उससे बाहर निकल के हम वाली मनसा पे आएँ और लोगों को जोड़ के चलने की बातें करें। ये नहीं किसी परिवार को ही जोड़ा जाए, ये नहीं किसी भाई भाई को जोड़ा जाए। हर इंसान में इंसानियत की चीज़ें हैं, आप इंसानियत के मर्म को समझें। हर इंसान में एक अच्छा व्यक्तित्व है, एक अच्छी शख्सियत है, आप उसी की कदर करें और संबंधों को सहेजें, संबंधों को बनाएं, तो निश्चित तौर पे परिवार को हम टूटने से बचा पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल थानों में डॉरी के केसेस आते हैं, लड़की की शादी होती है 2 दिन बाद ही कुछ एलिगेशन लग जाता है। तो इन केसेस में ज़्यादातर ईगो क्लैश की चीज़ें होती हैं। लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, लड़के पढ़े लिखे होते हैं, कोई 19-20 हो सकता है, और किसी का पास्ट कैसा रहा, हो सकता है कि पास्ट में बड़ी अच्छी लाइफ रही हो उसकी, और यहाँ पे आने पे उसको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो। तो लाइफ इज़ एन एडजस्टमेंट, आपको एडप्ट करना पड़ेगा सोसाइटी के हिसाब से। यदि मैं आज दिल्ली शहर में बैठा हूँ, 4 कमरे का मकान में रह रहा हूँ, कल को मेरे पास से सब कुछ निकल जाए तो मैं 1 कमरे का मकान में भी खुश मिजाज होके रह पाऊँ। मेरे आर्थिक तंगी का मेरे रिश्तों पे कोई फ़र्क नहीं पड़े। यदि मैं सोसाइटी में किसी अच्छी पोजीशन पे बैठा हूँ और मैं उस पोजीशन का फ़ायदा उठा करके दूसरे लोगों को दरकिनार करूँ, दूसरे लोगों से कट जाऊँ, तो वो पोजीशन आपकी क्षणिक है। जिस दिन आप उस पोजीशन को त्यागेंगे, आपकी ने जितनी बेकदरी करी है आपको भी उसका उल्टा यही मिलना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ज़मीनी तौर पे लोगों से जुड़े रहें। जी, तो मैं चाहूँगा कि आप जिस विधा में अपना संबंध रखते हैं
हमारे दर्शकों को इन सभी विषयों पे उन विधाओं की तरफ भी लेकर चलें और अपने काव्य के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं। इस 4 लाइन की कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। और कविता मूल रूप से एक इंसान का व्यक्तिगत चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारी किसी के प्रति सोच कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी के प्रति सोच कैसी होनी चाहिए। जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, आप किसी को सुधार नहीं सकते। जी। तो खुद का सुधरना बहुत जरूरी है। एक रफ़ी साहब की गज़ल थी ना कि दर्द मिन्नत कसे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो आपका पहले अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहता तो हूँ कि, मैंने अपने बारे में लिखा है। ये कविता सिर्फ और सिर्फ मेरे पे ही केंद्रित है, लेकिन ये कविता हर किसी से जुड़ा हुआ है। मैं चाहता तो हूँ कि सुन पाऊँ आहत दिल की व्यथा। यदि कोई परेशान है तो उसकी परेशानी की वजह क्या है। चाहता तो हूँ पढ़ पाऊँ नैनों से रिश्ते नीर की कथा। यदि कहीं कोई आंसू बहा रहा है तो उसकी वजह क्या है। संवेदनाएं हैं जिंदा, जिंदा है मेरे मानवीय एहसास भी। तो चाहता हूँ रचना हर जज्बातों के मर्म की पटकथा। कुछ कम या ज़्यादा सही, कुछ कम या ज़्यादा सही, दुख है झोपड़ी से महल तक। रंग राजा में भेद बहुत, पर दर्द मन के अंतर तक। कौन जाने कब कहाँ किन हालातों में कैसे जी रहा है। बांध सिसक रही धरती और क्रंदन है दूर गगन तक। वाह। यदि गंभीरता से थोड़ा सा चिंतन किया जाए तो देखिए, हम अपनी परेशानियों को लेकर के इतना रोना रोते हैं। कितने सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों से विहीन हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, सड़कों पे रह रहे हैं। जिनके पास एक टाइम का खाना है तो दूसरे वक्त का उनके पास कोई जो है मिलने के आसार नहीं है। विकल्प नहीं है कि कोई अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाए। कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसे जो है वो महंगी दवाई ला कर दे पाए। मैं चाहता तो हूँ तन मन धन कर दूँ सर्वस्व अर्पण। हर दूँ दर्द हर किसी का, कर लूँ कहता जो अंतर मन। हर किसी का दर्द, परेशानियाँ, दुख, उसको मैं हर लूँ और ये मेरा अंतर्मन कहता है। मैं अड़िक पासान नहीं कि राह पथिक विचलित करूं, कि किसी पथिक की राह में कोई विघ्न डालूं, उसे विचलित करूं। हर चेहरे में चमक देखूं, आनंदित देखूं हर घर दर्पण। सबके चेहरे में चमक हो, सबके चेहरे में खुशियां हो, और हर दर्पण में जब अपनी सूरत देखी जाए तो आनंदित भाव से देखी जाए। मैं चाहता तो हूँ पुष्पों की तरह गूंधूं रिश्तों की माला। मिट्टी के घरौंदे में तमस चीर दीप रखूं किसी आला। क्या बात। पहले मिट्टी के घर होते थे जिसमें दिए रखने के लिए तिकोन शेप का आला सा बनाया जाता था, जिसे आला कहते थे। आला कहते हैं विशुद्ध हिंदी में, और अपने यूपी, बिहार और झारखंड में भोजपुरी भाषा में उसको ताक कहते हैं कि ताक में दिया जला दीजिए। तो मिट्टी के घरौंदे में तमस चीर दीप रखूं किसी आला। ज्योति प्रेम का जगत में चहु दिशाओं नित आलोकित। प्रेम से बढ़के कहीं कुछ भी नहीं है। जिसमें प्रेम भाव नहीं, वो मानव होने का उसका कोई फायदा ही नहीं है। एकदम बहुत सुंदर। यदि आप किसी गरीब से, यदि आप किसी कुंठित व्यक्ति से, यदि आप किसी जो असहाय शख्स है, यदि कोई छोटा सा बच्चा, आपको मासूम सा बच्चा दिख रहा है जिसके हाथ में खिलौने होने के बजाय कोई ईंट हो, कोई काम कर रहा हो, जिसने अपना बचपना वैसे ही खो दिया हो, यदि आपको प्रेम नहीं है तो फिर जिंदगी निरर्थक है, व्यर्थ है वो जीवन। तो केशव रूप धर हृदय जा बसूं। केशव सा रूप रख करके मैं हर हृदय में जा बसूं। प्रेसी सहचरी या बाला। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर है। तो चाहता तो हूँ, मेरी मनसा यही है। बहुत ही सुंदर। प्रेम के बारे में जो उपमा है, गीता की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया,
किसी कवि ने अपनी 4 पंक्तियों में प्रेम की परिभाषा लिखी कि प्रेम में खा लिया बैर श्री राम ने, साग खाकर किया धन घन श्याम ने, मीरा होकर दीवानी लगी झूमने, विश्व बौना हुआ प्रेम के सामने। बहुत सुंदर। तो ये जो प्रेम की परिभाषा अभी आपने सुनी और किस तरह से अंतर्मन एक हृदय आपको मानवता और अपने संस्कृति और अपने संस्कार के प्रति आकर्षित कर रहा है। ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत विशेष है। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तंत्र नहीं कि आप इसे जपिए आपका ठीक हो जाएगा। ये तो वो शब्द है, सिर्फ आप उन रिश्तों को महत्व दीजिए, आपका जीवन और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, क्योंकि लाइफ जो है एक एडजस्टमेंट की, एडेप्टेशन की एक स्किल्स है जो आपको साथ लेकर चलना पड़ता है। ठीक है प्रमांशु जी, एक छोटा सा रोकेंगे जी। ये जो 16वां जो आपका अभी शादी का सालगिरह आया है जी, एक पुलिस के जवान का था, एक कवि के हृदय का था, वो किस दोनों में से किसका था? ये हमें दर्शकों को जानना चाहेंगे, क्योंकि किस रूप में मनाया आपने वो तो बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बाद आगे की चर्चाएं हमारे। मैं बहुरूप हूँ, बहुत सारे रूप मेरे मुझ में समाये हुए हैं जी। आप इसको एक पुलिस वाले के रूप में देखिए, एक कवि के रूप में देखिए, एक नटखट शरारती बालक के रूप में देखिए। वाह क्या बात है। देखिए जीवन किस रूप में जिया जाता है वो भी परिभाषा आपके सामने है। दिन बीते रैन बीते, गुजरे महीने साल। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ होगा, चाहे सालगिरह 16वीं हो, 20वीं हो, 25वीं हो। दिन बीते रैन बीते, गुजरे महीने साल, देखते देखते दशक, गुजरा 16 साल। क्या बात है, बहुत सुंदर। हम अलग तुम अलग, मन दोनों का अलग, सोच ख्यालात अलग, जीने का अंदाज अलग। दो से ही खोना सहज नहीं पर होना ही पड़ा। वाह। सफ़र है जिंदगानी, साथ साथ चलना ही पड़ा। कभी हम में तू मैं, कभी प्यार ही प्यार, उलझे कई बार अंततः सुलझना ही पड़ा। उलझे कई बार अंततः सुलझना ही पड़ा। कभी तुम हमसे खफा, कभी हम तुमसे खफा, हाँ मगर नित शाम ढले, सुलह करना ही पड़ा। क्या बात है। कभी लगा जिंदगी को कुछ बेहतर की तलाश थी। कई बार ऐसा होता ना कि शादी होने के बाद आता यार ये पत्नी तो मुझको मिल गई, लेकिन ये जो दूसरी है ये उससे बेहतर हो सकती क्या बात है। ये इंसान का एक स्वाभाविक स्वभाव होता है। आचार्य रजनीश ने भी बहुत अच्छा लिखा है इस पर, हम आगे अभी बताएंगे जी। कभी लगा जिंदगी को कुछ बेहतर की तलाश है, पर तुमसे बेहतर मेरे मर्ज की कहीं दवा ही न थी। क्या बात है। वक्त का पहिया बढ़ा, फूल गुलशन में खिल आए, खुशियों का सावन आया, बाहर चल घर का आए, बाहर घर चलकर आए। खुशियों का सावन आया, बाहर घर चलकर आए। एक प्यारी नन्ही परी, एक शहजादा हम रूप मेरा। क्या बात है, बहुत सुंदर। घर आंगन महक उठे, धन्य हो गया संसार मेरा। लाखों गिले शिकवे पर जिंदगी के रंगत तुम हो। दूर रहूं पास रहूं, दिलो चहन में तुम ही तुम हो। वाह क्या बात है। तुम हो तो अमावस की रात भी हसीन लगती है। तुम्हारे बगैर तो हमें ये दुनिया वीरान लगती है। मैं चाहता हूँ करूँ गुस्ताखियाँ कि तू रूठे हमसे। मैं चाहता हूँ कि करूँ गुस्ताखियाँ तू रूठे हमसे। नाज नखरे दिखाए पर करे कभी मिन्नतें हमसे। मैं चाहता हूँ करूँ गुस्ताखियाँ कि तू रूठे हमसे। नाज नखरे दिखाए पर कभी करे मिन्नतें हमसे। रहेगा रूठने मनाने का सिलसिला आगे भी सदा। 16 सावन बीत गए तो क्या, साथ है ये अटूट सदा। क्या बात है। मेरी पत्नी का नाम अंजना है, मैं हूँ प्रभांशु। बंद कर आंखें कभी तुम देखो मुझे प्रभांशु बनकर। वाह। बंद कर आंखें कभी तुम देखो मुझे प्रभांशु बनकर।
कभी मैं तुम्हारी पलकों में अंजना सा चमक जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अंजना का अर्थ काजल, सुरमा। कभी हमारे खामोश लबों की, कभी हमारे खामोश लबों की तुम बन जाओ जुआ, मैं शब्दों की माला गढ़ गज़लों में तुम्हें पढ़ जाऊं। वाह, बहुत सुंदर। तो आपकी जब शादीशुदा ज़िंदगी होती है तो कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि एक दूसरे से नोकझोंक हो गई, तीखी नोकझोंक हो गई। कई बार आपने आपको अपने मन पे काबू रख लिया, ठंडे दिमाग से सोचा, दूरगामी परिणाम सोचे, आपने सुलह कर लिया, तो आपकी गृहस्थी संभल जाएगी। कई बार आपने छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना दिया बिना किसी बात के। होता क्या है कि यदि 10 साल की लाइफ में कभी मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया हो सकता है कभी हाथापाई की नौबत भी आ गई हो, तो आप ये देखें कि 10 साल के पीरियड में 3650 दिन हैं। 3650 दिन में सिर्फ 2 दिन ऐसे हुए और 3648 दिन आपका कितना बढ़िया रहा है। तो आप 2 बुरे दिन के चक्कर में 3648 अच्छे दिन भूल जाते हैं। बहुत सुंदर। जिसका परिणाम हमें झेलना पड़ता है। आपको जो खुशियाँ मिली आप उस खुशियों को सहज के चल नहीं पाते, और जो मन में अवसाद है, बेतुकी पीड़ा है, उसको आप सहज करके इतना बड़ा कर जाते हैं कि आपको सोते जागते जहन में बस वही चीज़ें आती हैं कि मेरे इन लॉज मेरे साथ ये किया, मेरे पति ने मुझे ये कह दिया। आप ज़िंदगी से उस करवाहट को बाहर निकाल के चलें। दुनिया बड़ी खूबसूरत है, पति परिवार हर कोई बड़ा अच्छा है, सोसाइटी बड़ी अच्छी है, लोग बड़े अच्छे हैं। ये समाज और ये दुनिया इतनी खूबसूरत मिली है आपको, सिर्फ इसमें जीने का जो मूल मंत्र अभी प्रमांशु जी ने बताया। हमारे ये पॉडकास्ट आपके जीवन के लिए हम बहुत इधर उधर की बातें नहीं करते, हम बात अपने मन की करते हैं जो हम लोगों के साथ होती है। यदि आप अपने परिवार को और अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो अपने पत्नी की आराधना साधना जरूरी है करनी, प्रेम के रूप में या फिर उन्हें प्रेम की बोली के रूप में। एक 4 पंक्तियाँ हमने लिखी पत्नी के लिए कि जब से मिली हो प्रिय बाग बाग मन हुआ सावन की पहली फुहार लगती हो तुम। खूबसूरती की बात आई। ये जरूरी नहीं कि बहुत खूबसूरत हो तो ही कविता निकलती है, बहुत अच्छी हो तो भी बहुत अच्छी कविता निकलती है। रोमांसो जी बहुत बढ़िया। और आपने जितना सुंदर तरीके से साहित्यिक रूप में उसको पिरोया है, हमारे दर्शक उसे बहुत कुछ सीखेंगे कि जब से मिली हो प्रिय बाग बाग मन हुआ सावन की पहली फुहार लगती हो तुम, और सांझ की हो लालिमा चकोर की हो चांदनी मास मधुमास की बहार लगती हो तुम, और दृष्टि टिके न गीत तुम पे लिखेगा कौन, कि दृष्टि टिके न गीत तुम पे लिखेगा कौन, विधाता से प्राप्त उपहार लगती हो तुम। कहने को 4 लाइनें हैं, लेकिन इसमें आपको हर विधा मिलेगी। वाह क्या बात है। ये सिर्फ संस्कार परिवार समाज तक सीमित नहीं है। यदि इंसान थोड़ा सा मंथन करे तो हर किसी के लिए उसके आचरण को लेकर के, तर्कसंगत बातों को लेकर के लिखा हुआ है। बहुत आप सुनिए। काम पड़ जाए तो दुनिया याद करती है, बेवजह अगर याद करो तो कोई बात बने। बीमार होता हूँ तो खैरियत पूछते हैं लोग, सलामती में मिल जाओ तो कोई बात बने। क्या बात है। रूठ जाओ तो मिन्नतें खुशामदी भी होगी, बिन कहे नाज उठाओ तो कोई बात बने। क्या बात है। अच्छा, बच्चे कई बार होता है घर में डिमांड करते पापा ये ले आओ वो ले आओ, ला नहीं पाते। जिद थी तो थक हार बाजार ले आए घर में, बिन मांगे कुछ ले आओ तो कोई बात हो। क्या बात है। बूढ़ी आंखें रोज ही देखती रही राह तुम्हारी, बेटा दिल्ली में जॉब कर रहा, माँ कहीं दूर गांव में है, इंतजार कर रही कि कब बेटा आएगा। 70-75 साल की उम्र हो गई, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। बूढ़ी आंखें रोज ही देखती रही राह तुम्हारी, कभी जाके मिलाओ तो कोई बात बने। अच्छा, हर पिता को बेटे से बहुत प्यार होता है, बेटियों से बहुत प्यार होता है, लेकिन कभी खुल के नहीं करते। वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते, वो सारी टेंशन ले करके चलनी,
पिता को प्यार बहुत है पर खुल के नहीं कहते। पिता को प्यार बहुत है पर खुल के नहीं कहते, मिलके तुम गले लगाओ तो कोई बात बने। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको एहसास नहीं होता है कि किससे क्या बातें कर रहे हैं। कभी पिता को पलट के कुछ कह दिया, कभी कुछ भी चीज़ें कह दी। उनके समर्पण के भाव हमेशा इनके लिए नागवार गुजरते ही। कुछ एहसास ही नहीं कि माँ बाप ने कितने मेहनत से, कितने त्याग करके इनको किस मकाम तक पहुँचाया है और कितनी अपनी उसमें एनर्जी जाया की है। उम्र भर माँ बाप को रुलाते ही रहे सदा। थोड़ी खुशी घर दे आओ तो कोई बात बने। जीवन में कई बार क्या होता ना कि हम पढ़ाई करते थे, कोई लड़का जो है आईएएस बन गया, कोई विदेश में है, कोई बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, जहाँ थे वहीं रह गए बेचारे। कुछ दोस्त आगे निकल गए, कुछ रह गए। हाथों में वो हाथ ले आओ तो कोई बात बने। क्या बात है। दिल्ली में दंगे भी हुए थे, बहुतों के घर जलाए हमने, जलाए लोगों ने। एक का घर जलने पे उसके पूरे जीवन की पूंजी खत्म हो गई। और सिर्फ पूंजी खत्म नहीं हो गई, उसके मन में कितना बैमनस, कितना द्वेष जगा है दूसरे के प्रति। किसी छोटे बच्चे अपने घर को जलता हुआ देखा होगा ना, तो जवानी होने के बाद भी बुढ़ापे तक वो उसके जहन से चीज़ें निकल नहीं पाए कि कैसे लोगों ने उसके घर को जलाया। तो एक जो मन में द्वेष सा बैठ जाता ना, उससे वो उसको निजात नहीं मिल पाता कभी। जाने कितनों के घर नफरत में जलाए तुमने, कोई घर ही बसा जाओ तो कोई बात बने। क्या बात है। कोरोना के बाद से लोगों का बड़ा मासूम थे, आर्थिक मंदी थी देश में, व्यापार ठप हो गया। किसी ने किसी को पैसे दिए तो उसके रिटर्न की संभावना नहीं थी। नियति में बड़ा बदलाव सा हो गया। तो बड़े मायूस, नाउम्मीद, हताश बैठे हैं लोग। तुम कोई राह दिखाओ तो कोई बात बने। कौन कहता है प्यार में ताजमहल ही बनाएं, कौन कहता है प्यार में ताजमहल ही बनाएं, मिलके दीवार ही सजाओ तो कोई बात बने। बादशाही हुकूमत की मैंने कब तमन्ना की थी, मैं कब चाहा कि मैं देश का पीएम बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। तो बादशाही हुकूमत की मैंने कब तमन्ना की थी, हाँ पर दिलों पे राज करो तो कोई बात बने। वाह, मैं करता हूँ, खूब करता हूँ। बहुत सुंदर। रहमो करम की भीख हम न मांगेंगे कभी कि हाँ भाई ये दे दो, वो दे दो। दुआओं की बरसात करो तो कोई बात बने। वाह। मेरे काम ऐसे हों कि मेरे हित ऐसे, मेरे शुभचिंतक मुझको आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें, दुआ करें कि मैं ज़िंदगी में सफलता के हर आयाम को तय करूं। ये गीत गज़ल बड़े शौक़ से सुनता है ज़माना, किसी के गीत बन जाओ तो कोई बात बने। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत आंसू दिए, हर जख्म को रेतते ही रहे। किसी निर्बल को बहुत सताया हमने, बहुत परेशान किया, उसके बच्चों से काम करवाया, बेगारी करवाई। प्रेम का मरहम लगाओ तो कोई बात बने। वाह। मिट्टी ही हर शख्स का अंजाम है प्रभांशु। मिट्टी के बने हुए हम सारे हैं। मिट्टी ही हर शख्स का अंजाम है प्रभांशु, मिट्टी के ही काम आओ तो कोई बात बने। जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है, जिन लोगों ने इस धरती की, इस यहाँ की मिट्टी के लिए शहादत दी है, उनसे ज़्यादा पूजनीय कौन है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर आर्मी में, पुलिस में और स्पेशली लोअर रैंक पे कौन से लोग आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस में जो लोअर रैंक पे ज़्यादातर लड़के आ रहे हैं वो लड़के हैं जिनका ग्रामीण बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। आर्मी में ज़्यादातर लड़के वो जा रहे हैं जो शौक़ के तौर पे नहीं जा रहे हैं, जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई दूसरा साधन नहीं है। किसी राजनेता का बच्चा, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा, किसी बड़े बिजनेसमैन का बच्चा कोई आर्मी में नहीं जाता शहादत के लिए। किसी अभिनेता का बच्चा, ज़्यादातर ये वो लोग होते हैं जिनके पास जीवन में जीविकोपार्जन का दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर देशभक्ति का पाठ वो पढ़ते हैं, वो समझ जाते हैं कि हमें इस मिट्टी के लिए ही जीना है, इस मिट्टी के लिए ही मरना है, तो मिट्टी के ही काम आते हैं। बहुत अच्छा। आप किसी के लिए जी कर तो देखें, आप किसी के लिए मर कर तो देखें। गीता का भी यही सार है। हमारे द्वारा बनाए हुए लोगों के लिए आप कुछ करके तो देखें। तुम फूल बिछाओ या सूल बिछाओ, दोनों का परिणाम देने के लिए चक्रधारी बैठे हैं। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। अगले पड़ाव में हम फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।